करने के हमारे पास 4 मेथड हैं, ये आपको याद करना है। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ओजाइव चार्ट जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा पाई चार्ट है जो हम पहले कर चुके हैं। आपको टाइप्स ऑफ कार दी हुई हैं, वैगनआर, एस-क्रॉस, अमेज, पंच, सिटी, और इसकी कितनी कार सेल हो रही हैं, और टोटल कार 180 सेल हुई हैं। अभी मैंने आपको पाई डायग्राम बताया था कि हमें इसको 360 डिग्री से इसकी डिग्रीज निकालनी है। ठीक है, टोटल इसका हमने ये डिग्रीज निकाल ली इसकी। कैसे करेंगे? 72/360 इंटू 180। ठीक है, आपने डिग्रीज निकाल ली, फिर इसका पाई चार्ट हमने बनाना है। ये देखो इसने निकाला भी हुआ है, 72/360/180, मतलब हर एक वैल्यू को 360/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, उससे आपकी डिग्री आ जाएगी, और फिर आपने इसको पाई चार्ट बना लेना है। ये क्लियर हो गया पाई चार्ट आपको? यस मैम। अब आगे देखो, आपको डेटा दिया हुआ है, कितना बड़ा डेटा दिया हुआ है, इससे कुछ समझ नहीं आएगा हमें। डेटा को सबसे पहले प्रेजेंटेशन करनी सीखनी चाहिए। हमने जो कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा है कि डेटा की प्रेजेंटेशन जरूरी है, जिससे देखने वाले को, अब देखो आपको यहाँ आप देखते ही पता चल रहा है कि कितनी वैगनआर बिकी, कितनी पंच बिकी, कितनी, कौन सी सबसे ज्यादा बिकी, कौन सी सबसे कम बिकी, कितने सारे आप इसमें से डिसीजन निकाल सकते हो। यहाँ से आप कुछ नहीं निकाल सकते। तो इस डाटा को हमें मैनेज करना है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेबल दे रखी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज है। ये डेली अर्निंग है एक डॉक्टर की। ठीक है, क्लियर? अब हमारे से क्या पूछा गया? डिटेल्ड कैलकुलेशन। हमने कहा था ना 3 चीजें बनानी है। क्लास इंटरवल बना ली है हमने कि 20 से 29 की अर्निंग कितने दिन हुई उसकी। ठीक है, उसके टैली मार्क्स। ये बात याद रखना, टैली मार्क्स बनाने के लिए हमें ये वाली इंक्लूसिव सीरीज लेनी है जिसके बाउंड्रीज में गैप होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, ये बात समझ आई आपको? इसको सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रुप बना लिया ना हमने। देखो आपकी सबसे कम वैल्यू क्या है इसके अंदर? सबसे कम वैल्यू क्या है, देख पा रहे हो आप? यस मैम। 23 से कम भी है कुछ? 23 है ना सबसे कम? यस मैम। और सबसे ज्यादा क्या है? 107। तो इसलिए इसने ग्रुपिंग किस तरह से की है? 20 की रेंज से शुरू किया है उसने, 20 से 29 तक, और 100 से 109 तक। इसलिए इसने इस तरह से ग्रुपिंग की है। अब हमने करना क्या है, एक एक वैल्यू उठानी है। जैसे देखो, सबसे पहली वैल्यू है 88। ये कौन सी रेंज में आएगी? 80 टू 89 में, 80 टू 89 में आएगी। क्लियर है ये? यस मैम। तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा देंगे, सीधे वाली फर्स्ट लाइन। फिर दूसरी वैल्यू उठाएंगे 82, ये भी इसी लाइन में आएगी, 1 लाइन लगा देंगे। 96 को 90 वाली लाइन में। ऐसे हम लाइनें लगा के टेलीग्राफ से ये टेबल खत्म कर देंगे, और हम पहुंच जाएंगे इस कॉलम तक, टैली मार्क्स वाले तक। यहां तक कर लिया हमने ये काम, टेबल उड़ा दी हमने, उसको कम समराइज कर दिया टेबल को। यस मैम। फिर हमें नंबर ऑफ डॉक्टर्स लेने हैं कि हाँ ठीक है, कितने डॉक्टर्स हैं। ये डॉक्टर्स बता रहा है यहाँ पर, इसने अर्निंग ऑफ डॉक्टर्स बोला था। हाँ, अर्निंग ऑफ डेली अर्निंग्स ऑफ डिफरेंट डॉक्टर्स। अच्छा, एक दिन की अर्निंग है, 100 डॉक्टर हैं, उनकी अर्निंग बताइए कितनी कितनी हो रही है। तो ये नंबर ऑफ डॉक्टर्स आ गए कि कितने डॉक्टर्स की अर्निंग इतनी है, कितने डॉक्टर्स की अर्निंग इतनी है। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब हमने इसको फिर हमने इसको क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लोअर लिमिट में से माइनस करना है गैप का हाफ 0.5, और अपर लिमिट में ऐड करना है। तो ये आपका एक प्रेजेंटेबल क्वेश्चन बन गया, ये वाला लास्ट वाले 2 कॉलम, नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। The national income of a country for the year 1999 and 2000 and 2001 to 2022
At current prices was 865090109530 करोड़ रुपीस किसी कंट्री की आपको नेशनल इनकम दी हुई है, ठीक है। 99 से 2000, देन 2000 से 2001, देन 2001 से 2002। तो ये नेशनल इनकम हमने यहाँ लगा दी, जो इसने दे रखी है हमें बता दी हमने, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज इयर्स, पर कैपिटा इनकम ये दे रखी है हमें 250, 251, 248, ठीक है, 267 सॉरी। द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम for the above years are this and this. Present the above data in the table. Corresponding figures of national income per national income है आपकी करंट प्राइसेस पे दे रखी है आपको, ये देखो ये करंट प्राइसेस पे है आपकी, देखो। इंडेक्स टेबल पढ़ी आपने, नहीं पढ़ी तो हम स्टैटिस्टिक्स में आगे पढ़ेंगे। करंट प्राइस में और एक्चुअल में फर्क होता है कि अब देखो आपकी पहले जो इनकम थी 8820 थी किसी साल में, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है। उसका मतलब यह है कि मान लो कोई चीज आपकी आपने एक साल पहले 100 रुपए की ली थी, क्या आज भी आपको वो चीज 100 रुपए की मिलेगी? आज तो महंगी मिलेगी ना आपको। वही चीज हो सकता है आपको 110 रुपए की मिले, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, वो ये है। समझ आई आपको ये बात? Yes, ma'am. तो आपको सिर्फ ये डाटा प्रेजेंट करना सिखा रहा है कि किस तरह से आपने उसको प्रेजेंट करना है, किस तरह से टेबल बनानी है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें आपको क्या कर, हाँ जी, अब हमें हिस्टोग्राम बनाना है। ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया, देखो कैसे बनाया इसने, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखो, 58 से लेकर 61 तक की फ्रीक्वेंसी 2 है सिर्फ। अब नीचे आओ, 58 से 61, ये देखो 58 से 61 इधर फ्रीक्वेंसी दिखाई है हमने और एक्स एक्सिस पे वैल्यूज दिखाई है। तो 58 से 61 की दो फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद 61 के बाद 64 तक 10 है, 64 से 67 तक आपकी 48 है, देन 64। वही फ्रीक्वेंसी इसने हिस्टोग्राम की तरह आपकी, जो हमने ऊपर बार चार्ट बनाया था उसकी तरह दिखा दी। ये देख पा रहे हो आप? समझ आ रही है आपको ये कैसे बनाया इसने? Yes, ma'am. बस ठीक है, ये सारी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। यहाँ तो मैं सिर्फ ऐसे वर्बली समझा रही हूँ, पर जब तक अपने हाथ से करोगे नहीं ना तो आपको समझ नहीं आएगी ये चीज। अब यहाँ देखो, ये 10 to 14, फिर आगे 15 आ गया, तो गैप आ गया ना। हम्म। Yes, तो ma'am. पहले आपको गैप को फिल करना है, ठीक है। गैप को फिल कर दिया आपने, ये गैप फिल करना सिखाया अभी आपको मैंने। 0.5 माइनस करना है लोअर में से और अपर में 0.5 ऐड करना है। फिर उसकी विड्थ Yes, ma'am. निकाल ली है। विड्थ क्या थी इन दोनों का डिफरेंस? 14.5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 आ गई विड्थ। यहाँ भी 5 है, आगे देखो विड्थ चेंज होगी, 10 होगी, 29.5 से 19.5। फिर विड्थ चेंज हो गई, यहाँ 25 आ गई, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी याद है आपको क्या था? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ, याद है ऊपर बताया था आपको कि ये फॉर्मूले याद करने हैं। हाँ जी। Yes, ma'am. अब आपको जब इस तरह से दिया हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। इसको विड्थ निकाल ली आपने, अब उसकी विड्थ के हिसाब से देखो 9.5 से 14.5 तक इसकी विड्थ ले लो आप, जो भी इसकी बनती है। 5 है ना, जहाँ 5 का गैप है वहां देखो इसकी विड्थ कम है ना, देख रहे हो आप? Yes, ma'am. और जहां पर गैप 10 का आ गया, फिर विड्थ बढ़ गई 3 जगह पे, फिर गैप 25 आ गया तो विड्थ और बढ़ा दी। अब इक्वल नहीं है ना ये ग्राफ, देख रहे हो आप? बार ग्राफ जो हमने बनाया था हिस्टोग्राम में, ये इक्वल नहीं आ रहे ना। इक्वल इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने इनकी विड्थ चेंज कर दी हर जगह पे। और यहाँ पर जब विड्थ चेंज होती है
तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेनी पड़ती है। फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेनी है। ठीक है, जब आपकी ये क्लास लिमिट्स की विड्थ चेंज हो जाती है ना कहीं कहीं पे, जब तो सेम हो सब में फिर तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी ली, विड्थ ली और काम कर दिया, हो गया। लेकिन विड्थ तो हमारी चेंज हो रही है ना, कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 25 है, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो सेम थी, इसलिए हमने ये निकाला ही नहीं था। यहाँ तो सब में सेम है ना, देखो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, सब में 9 का वही डिफरेंस है, इक्वल। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये हिस्टोग्राम बनाना है। इसी तरह नेक्स्ट है आपका लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ लेस देन और मोर देन की तरह से आपने बनाना है। तो लेस देन में हम अपर लिमिट लेते हैं, पहले तो ये याद रख लो, और मोर देन में लोअर लिमिट लेते हैं, और फिर उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपने क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्रीज में चेंज करना है, क्योंकि आपका गैप है बीच में 1 का, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। अब हमने लेनी है लेस देन और मोर देन। इसमें इसने क्या किया, आपको पहले इन वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी लिखी, उसका हिस्टोग्राम बनाया, देखो ये वैल्यू से हिस्टोग्राम बना लिया, और इन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को मिलाना है हमने। इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब हम हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हाँ, ये बात आपको याद रखनी है। अब जो ये कह रहा है लेस देन और मोर देन, वो होते हैं ओजाइव। क्या होते हैं हमारे? अब यहाँ देखो, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है हमने लेस देन और मोर देन में। ये देखो लेस देन अगर 49 ये हमारे बाउंड्रीज आ गई, बाउंड्रीज की लिमिट्स आ गई। अब हम बाउंड्रीज की तरफ अगर हम जाएं तो लेस देन में आपको 0 से स्टार्ट करके जोड़ते जाना होता है फ्रीक्वेंसीज को, और मोर देन में आपको नीचे से 0 करके लेस करते जाना होता है। देखो आप कैसे करोगे, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, एक बारी क्वेश्चन में समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखो बाउंड्रीज कौन सी ली इसने, लोअर वाली ली सारी बाउंड्रीज। ठीक है, कौन सी बाउंड्रीज ली सारी? लोअर वाली। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 49.5 से कम कितने बच्चों के नंबर हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? 0। क्या जवाब देंगे? 0, क्योंकि है ही नहीं। अब मैं आपको ये बोलूं कि 59.5 से कम कितने बच्चे हैं, तो हम क्या कहेंगे? 8। क्या बोलेंगे? 8। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 69.5 से कम कितने हैं, तो 18 हो गए। 10 + 8 18 हो गए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। तो अब देखो, अब मैं ये कहूं कि 79.5 से लेस कितने हैं, तो 18 + 16 तक आ जाएंगे, 18 + 16 आ जाएंगे, और 89.5 से फिर उसमें 14 और ऐड हो जाएंगे, 99.5 से 10 और ऐड हो जाएंगे, और 109.5 से कम कहूं तो 5 आएंगे, और लास्ट में अगर मैं 119.5 से कम कहूं तो 2 भी और ऐड हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई आपको? टोटल 65 हो गए। क्लियर है? यस मैम। अब मैं आपको बोलती हूँ कि 119.5 से या 49.5 से ज्यादा कितने हैं, चलो वहीं से शुरू करते हैं। तो 49.5 से ज्यादा तो सारे ही हैं, 65 टोटल के टोटल हो गए ना। ठीक है, यस मैम। अब मैं ये बोलूं कि 59.5 से ज्यादा कितने हैं, तो 65 में से 8 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यस मैम। और अगर मैं बोलूं 69.5 से अबव कितने हैं, तो उसमें से 18 माइनस हो जाएंगे, जो हम क्यूमुलेटिव निकाल रहे थे। ये देखो, पहले हमने सबको ऐड किया ऐसे, फिर 65 ऊपर आ गया, तो 65 में से पहले मैंने 8 माइनस किया, 57, फिर 57 में से मैंने क्या माइनस करना है? 65 में से अगर करोगे तो 18 माइनस करोगे पूरा,
फिर 65 में से 34, ये वाले माइनस करते जाओ, अगले आते चले जाएंगे। ठीक है, यस मैम। 65 में से आप ये माइनस कर दो 0, तो 65 आ जाएगा। 8 माइनस करोगे 57 आ जाएगा। 18 माइनस करोगे 47 आ जाएगा। 34 माइनस करोगे 31 आ जाएगा। मतलब हर एक को 65 में से माइनस करना है, तो आपके ये आ जाएंगे। अब देखो, मोर देन 119 0 है, मोर देन 109 2 हो गए, 99.5 से अबव 7 हो गए। ये आपका इस तरह से निकल जाएगा। और अब हमने इसको बनाना है। बनाना कैसे है? लाइन ग्राफ की तरह। ये देखो, ये जो आपका पॉइंट्स लेने हैं, मतलब 49.5, फिर 59.5, उसके डॉट लगाने हैं लाइन ग्राफ की तरह। ये आपका लेस देन वाला ग्राफ है, ये आपका मोर देन वाला है। और ये दोनों जहां कट करते हैं, इसको लेस देन ऊंचाई बोलते हैं, इसको मोर देन ऊंचाई बोलते हैं। जहां ये कट करते हैं, इस पॉइंट को हम मीडियन बोलते हैं। जहां जो ये एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू आती है, इसको हम मीडियन बोलते हैं। ये ग्राफ आपको आना चाहिए, बनाना है आप सबने। ठीक है, हाँ जी, इज इट ओके? यस मैम। अब आपका फर्स्ट चैप्टर ओवर होता है। आपको करना क्या है, तो जो मैंने सारे एग्जाम्पल करवाए हैं वो करने हैं, जो ग्राफ बनवाए हैं, जो टेबल्स बनवाई हैं, सारी अपने हाथ से खुद बनानी है, तभी आपको समझ आएंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जितने भी एमसीक्यू आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आपने खुद से बनाने हैं, उसके आंसर निकालने हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड स्टेटस मींस दिस। अब जैसे आगे क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनकाइंड। अब जब आप ये क्वेश्चंस करोगे, देन ओनली यू विल रियलाइज कि आपको कितना चैप्टर समझ आया है। ठीक है, और यस फिर मैम। आपको ये भी यस मैम। पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आपको ये सारे एमसीक्यूज खुद से करने हैं, उसके बाद अपना टेस्ट खुद लेना है, और सबने अपने अपने मार्क्स मुझे भेजने हैं। देखो कितने क्वेश्चंस हैं आपके, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, और 10 क्वेश्चन हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स के। तो टोटल कितने हो गए? 30 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। हाँ, यस मैम। यस। सबने ग्रुप में अपने अपने मार्क्स खुद चेक करके भेजने हैं। खुद से करना है, सारा चैप्टर पढ़ना है पहले, और फिर ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स खुद भेजने हैं। ठीक है, ओके मैम। कर लोगे इतना? यस मैम। यस मैम। आंसर नहीं देख के देना पेपर, उसका कोई फायदा नहीं है, आप अपने साथ धोखा करोगे वो। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। इसमें हम मीन मोड मीडियन पढ़ेंगे, रेंज, क्वार्टाइल्स, डेविएशन पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा, अभी हमारे पास टाइम है, तो मीन शुरू करवा देती हूँ आपको, क्योंकि मीन आप लोगों ने किया हुआ है तो कर भी लोगे आप लोग इजीली। अर्थमेटिक मीन 10th में किया होगा ना आप सबने, +1 +2 में भी कहीं ना कहीं किया होगा। यस मैम। हम्म। तो सबसे पहले एवरेज, एवरेज हम निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि हम अपने डाटा को और स्मॉल वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा, जैसे डॉक्टर्स की सैलरी आपने देखी थी, कि 100 डॉक्टर्स की सैलरी को कैसे दिया हुआ था, हमने उसको उसमें टेलीग्राफ से फ्रीक्वेंसी में कैसे उसको चेंज किया। फिर भी अगर मैं बोलूं कि 100 डॉक्टर है, इनकी एवरेज सैलरी कितनी होगी पर मंथ, अब सबकी बताने की बजाय मैं एक फिगर बताना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगी? एवरेज निकालूंगी ना उनकी। और एवरेज निकालने के मेरे पास क्या क्या तरीके हैं? मीन, मोड एंड मीडियन। ये 3 तरीके हैं जिसके साथ मैं एवरेज निकाल सकती हूँ। इसके अलावा जो मैट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है, वो भी आएगा आपके पास। मतलब मुझे एक सेंट्रल वैल्यू निकालनी है जो सबको रिप्रेजेंट कर सके। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप मेरिटोरियस स्कूल के स्टूडेंट हो, आपकी सबकी एवरेज मार्क्स 90% है, तो मुझे एक एवरेज चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम एवरेज निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एवरेज का? टू गेट वन सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर डाटा। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि सारे डाटा को हम
एक सिंगल वैल्यू में डिस्क्राइब, पूरी जो आपने 100 डॉक्टर्स के नंबर वो सैलरी पड़ी थी उसको एक उसमें डिस्क्राइब करना है, एक वर्ड में, जैसे हम बोलते हैं ना डिस्क्राइब इन वन वर्ड। Measures of central value can be looked into the considering the mass of data to one single value. आप में से कोई एक स्टूडेंट इसको पढ़ेगा? मैं बोलती हूँ, किरण, आर यू अवेलेबल? किरण, किरण, नो। सिमरन, सिमरन, Present, ma'am. सिमरन, आप पढ़ोगे इसको, ऑब्जेक्टिव्स को? पढ़ोगे सिमरन? सिमरन, इसका मतलब आप लोग अलर्ट नहीं हो। सुखप्रीत, वंशिका, Yes, ma'am. आप रीड करोगे बच्चे? Yes, ma'am. पढ़ो इसको, गुड। To get one single value that describes the characteristics of the entire data, measure of central value can be looked into as condensing the mass of data to one single value, which enable us to get an idea of the entire data. Thus, one value can represent that 1,000 lakh and even millions of values. For example, it is impossible to remember the individual incomes of millions of earning people of India. And even if one could do it, there is hardly any use. But if the average income is obtained, we get one single value that represents the entire population. Such a figure would throw light on the standard of living of an average Indian. To दूसरा भी पढ़ो। facilitate comparison, by reducing the mass of data to one single figure, compare various sets of data. Comparison can be made either at a point of time or over a period of time. For example, the figure of average sales for December may be compared with the sales figures of previous months or with the sales figure of another competitive firm. वेरी गुड। तो देखो हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं सेंट्रल वैल्यू निकालने के। पहला ये है कि सिंगल वैल्यू से हम पूरी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, पूरे स्टूडेंट्स को। अगर आपके मेरिटोरियस स्टूडेंट में 500 बच्चे हैं तो मैं कह सकती हूँ 500 बच्चों के एवरेज मार्क्स 90% है। अगर हमने किसी कंट्री की इनकम निकाल ली, पर कैपिटा इनकम जिसको हम बोलते हैं, उससे एवरेज इनकम पता चल जाती है और ये पता चल जाता है कि कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। इसके अलावा हम एक कंट्री की इनकम को दूसरे कंट्री की इनकम से कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि सेल को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, एक मंथ की सेल को दूसरे मंथ की सेल से, या एक ईयर की सेल को दूसरे ईयर की सेल से। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सभी वैल्यूज को एक ही वैल्यू में दिखाना और कंपैरिजन इजी करना। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे एवरेज निकालने के। अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड एवरेज, कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड एवरेज के। तो मैं अब फिर किसी स्टूडेंट का नाम लूंगी, देखती हूँ कितने स्टूडेंट अलर्ट बैठे हैं यहाँ पर। जशन बंसल है अवेलेबल? जशन, Yes, ma'am. आप पढ़ो बच्चे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एवरेज। Okay, ma'am. It should be easy to understand since statistical methods are designed. It is desirable that an average be such that it can be readily understood. Otherwise, its use is bound to be very limited. आगे चलो, नेक्स्ट पढ़ो बच्चे, पूरा पढ़ो It should इसको। it should be simple to compute.
Not only an average should be easy to understand, but also it should be simple to compute so that it can be used widely. However, through is to computation is desirable, it should not be sought at the expense of other advantages. It's an example. If in the interest of greater accuracy, use of a more difficult average is desirable, one should prefer that. आगे पढ़ो। It चलो should दो be दो based करके on पढ़वाती हूँ। रुको रुको जशन, पहले मैं इन दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले यह है कि आपकी अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जो भी आप एवरेज निकाल रहे हो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए कि कोई आम बंदा उसे समझ ना सके। दूसरा, सिंपल कंप्यूटेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी में जाने की वजह से बड़ी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन निकाल लोगे तो वो किसी को समझ नहीं आएगी, कोई निकाल नहीं पाएगा। सब लोग नहीं पढ़े लिखे हो सकते ना इतने ज्यादा। जो अगर आप सीएम में बन जाते हो तो सब लोग नहीं हो सकता, सीएम में हो तो सबको नहीं समझ आएगी। तो आपको उसको अंडरस्टैंडेबल भी रखना है, इजी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब 3 पॉइंट पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा मैं बताती हूँ। रवि कुमार, रवि कुमार अवेलेबल है? मैं वो नाम बोल रही हूँ जो यहाँ दिख रहे हैं, हो सकते हैं वो आपके जिनका मोबाइल है फादर का ब्रदर का उनके नाम हो, बट आप देखो इस नाम से किसका है ये, रवि कुमार। रमनदीप कौर, आप पढ़ेंगे? गुड, पढ़ो फिर, आप पढ़ो बच्चे, 3 पॉइंट पढ़ो इसके, पढ़ो लाउडली। हाँ, लाउडली पढ़ो बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी। नॉट ऑडिबल। मैम मैं रीड कर दूं? कौन है? हेलो मैम, मनीषा। मनीषा, ठीक है मनीषा आप करो। मैम 3rd पॉइंट से रीड करना है? हाँ, 3rd से 5th तक। ओके मैम। It should be based on all the observations. The average should depend upon each and every observation, so that if any of the observation is dropped, the average itself is alerted. It should be rigidly defined. An average should be properly defined so that it has one and only one interpretation. It should perfectly be defined and गुड, पढ़ो। हाँ, algebraic formula so that if different people compute the average from the same figures, they all get the same answer. ठीक है। It should be capable from further algebraic treatment. We should prefer to have an average that could be used for further statistical compute compensations. computations. For example, if we are given separately the figures of average income and number of employees of 2 or more factories, we should be able to compute the combined average. एवरेज, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चे देखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डेवलप करो। आप सब लोगों को पढ़ना जरूरी है, 1 बाय 1। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वॉलंटियर्स बच्चे आगे आ रहे हैं कि पढ़ने के लिए। उससे आप अलर्ट भी रहोगे, मैं किसी को भी बुला सकती हूँ और पूछ भी सकती हूँ और आपको समझ भी आएगा। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये आपका जो डेटा आप एवरेज निकालोगे उसमें सभी ऑब्जर्वेशंस को लेना है। अगर आपके ग्रुप में 500 स्टूडेंट हैं या 499 है तो हमें पूरे को लेना है। अगर मैं 498 को भी ले रही हूँ तो मेरी एवरेज चेंज हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे को 498 पे काम करने का भी कोई फायदा नहीं है अगर एक भी उसमें से ऑल्टर हो जाता है।
तो इसलिए हमें पूरी ऑब्जर्वेशंस को लेना चाहिए। रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, एक ही इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कभी कुछ निकाल रहे हैं कभी कुछ निकाल रहे हैं, मतलब एक फॉर्मूला और एक ही डिफरेंट पीपल जो अगर कंप्यूट कर रहे हैं तो सभी का सेम आंसर आए। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया रख देंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर सब लोगों का अलग अलग आ जाएगा। इसलिए हमें सेम क्राइटेरिया रखना है, रिजिडली डिफाइंड करना है उसको। और हमें इस तरह से उसको बनाना है कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अगर हमें उससे कुछ फर्दर और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन निकालनी पड़े तो हम निकाल सकें। जैसे इसने बोला कि 2 फैक्ट्रीज के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या उनकी इनकम की हमने एवरेज निकाला, तो उसकी कंबाइंड एवरेज फिर से निकालनी पड़े तो हम दोबारा काम ना करना पड़े, उसी कंबाइंड को लेके हम निकाल लेंगे। जब आगे क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास कंबाइंड एवरेज के या रोंग वैल्यू रोंग ऑब्जर्वेशन को ठीक करने के, तब आपको ये चीज समझ आएगी कि सभी ऑब्जर्वेशन को ठीक लेना जरूरी है, रिजिडली डिफाइंड करना जरूरी है, और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इस तरह से आपका निकला होना चाहिए कि आगे भी फर्दर कोई और फॉर्मूला लगाना पड़े उस पर तो हम लगा सकें। ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? कौन है? मैम बीरपाल। ठीक है, पढ़ो बच्चे। It should रिपीट have नहीं, हाँ सेम डे में कोई बच्चा रिपीट नहीं करेगा। हाँ जी पढ़ो बच्चे, गुड। It should have a sampling stability. We should prefer to get a value which has what the statisticians call sampling stability. This means that if we pick 10 different groups of college students and compute the average of each group, we should expect to get approximately the same values. It does not mean, however, that there can be no difference in the values of different samples. There may be some difference, what those average in which this difference technically called sampling fluctuation is less are considered better than those in which this difference is more. It should not be unduly affected by the presence of extreme values. If one or two very small or very large observations unduly affect the average, example, either increase its values or reduce its values, the average cannot be really considered as typically representative of the entire set of data. In other words, extremes may distort the average and reduce its usefulness. वेरी गुड वेरी गुड। तो अब वो कह रहा है इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। सैम्पलिंग स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मान लो हम 10 डिफरेंट ग्रुप्स को ले रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को, और उनकी एवरेज निकाल रहे हैं हर ग्रुप की, to expect to get approximately the same value. It does not mean, however, that there can be no difference in the value of different samples. There may be some difference, but those average in which this difference, technically called sampling fluctuations, is less are considered better than those which is difference is more. तो हमें उनको लेना चाहिए 10 ग्रुप में से जिनके एवरेज का डिफरेंस थोड़ा कम हो। अगर ज्यादा डिफरेंस है उसको तो हमें फिर दोबारा कंसीडर करना चाहिए, उसे हम या नहीं कंसीडर करना चाहिए उसको हमें। और जहाँ डिफरेंस कम है ताकि हमारे सैंपल्स जो है वो एक ही जगह से निकलें, एक ही तरह के उसके रिजल्ट्स आए। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज को हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे सपोज करो किसी बच्चे के बिल्कुल फेल ही हो रहा है, उसको ले लूं और दूसरे से मैं ले लूं 99 वाले को और उनसे मैं एवरेज निकाल लूं, तो वो मेरी एवरेज कभी भी ठीक नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जिनके बहुत कम या बहुत ज्यादा आए। तो वो होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू एक्स, जिसको हम एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं। तो हमें अपनी एवरेज निकालने के लिए एक्सेप्शंस को या एक्सट्रीम वैल्यूज को दूर रखना चाहिए, उन्हें नहीं लेना चाहिए, ताकि वो बाकी की एवरेज को डिस्टॉर्ट ना करे। The following are the important measures of central tendency which are generally used in business: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। 3 तरह के मीन हम निकालेंगे, उसके अलावा मीडियन एंड मोड। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या समझ आया आपको? कि किसी भी डाटा की एक वैल्यू निकालना जो उस सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। उसकी क्वालिटीज हमने पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली। उसकी मैथमेटिकल निकालने के लिए हमारे पास फिर 2 मेथड हैं, मैथमेटिकल मेजर्स एंड पोजिशनल मेजर्स। देखो मीडियन, ये बात आपको मैं फिर बता रही हूँ, पेपर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोजिशनल मेजर्स कौन से होते हैं जो पोजीशन को डिफाइन करते हैं, वो मीडियन और मोड होते हैं।
और जो मैथमेटिकल मेजरमेंट हम एवरेज निकालते हैं उसके 3 मेथड हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन होता है हमारा एक्स बार से हम डिनोट करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। तो अब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है सबसे पहले, जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, आगे हम कंटिन्यूअस सीरीज लेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के लिए सबसे आसान मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन लेते हैं, सभी वैल्यूज को ऐड करते हैं और एन से डिवाइड कर देते हैं। बट अगर डाटा बहुत बड़ा हो तो सबको ऐड करना कई बार पॉसिबल नहीं होता, हम उसको शॉर्टकट से चलते हैं। फिर आगे शॉर्टकट मेथड में हम किसी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और फिर फॉर्मूला इनडायरेक्ट मेथड से लगाते हैं, एक्स बार प्लस एज्यूम्ड मीन्स प्लस सिग्मा डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन एन। एंड स्टेप डेविएशन में फिर से हम dx को डिवाइड कर देते हैं उसकी विड्थ से, तो dx डैश अपॉन एन इंटू आई। ये तीनों मेथड आई थिंक आप कर चुके होंगे, पर मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ ताकि आप घर से ये क्वेश्चन कर सको और ये मेथड भी आप कर सको। सिग्मा एक्स इज द सम ऑफ द सीरीज, a इज द एज्यूम्ड मीन ऑफ द सीरीज, और dx क्या होता है, x की वैल्यू एज्यूम्ड मीन से डिफरेंस निकालना, और dx डैश होता है उसको आई क्या है हमारी विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और अगर आपके पास ग्रुप्ड डाटा है जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है तो सिग्मा एफ की जगह सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, जहां जहां पर dx है वहां भी f आ जाएगा, यहाँ भी f से मल्टीप्लाई कर देना है हमने और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट अभी हम ऊपर कर रहे थे कि कंबाइंड मीन, अगर मान लो आपको 5 या 6 ग्रुप्स का मीन दे, जैसे हमने 10 कॉलेज लिए थे, 10 कॉलेज के मीन मार्क्स दे रखे हैं, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं, आपको कंबाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, हर एक की एवरेज को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड कर देना है और डिवाइडेड कर देना है सबके नंबर से। ये सारे फॉर्मूले आपने लिख लिख के याद करने हैं, फिर बाद में मत कहना कि हमें इसका फॉर्मूला याद नहीं था या हम ये क्वेश्चन नहीं कर सके। वेटेड मीन क्या है, वेटेड मीन में हमें नंबर की जगह वेटेज लेनी है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेटेज कर लेनी है, बाकी फॉर्मूला आपका कंबाइंड मीन वाला ही है। इसके लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहले फॉर्मूले को 2-2, 3-3, 4-4 बारी लिखो जब तक आपको याद नहीं होता, देन यू शुड डू द प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। अब जैसे ये आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, इसका मीन निकालना है आपने, आपकी 10 वैल्यूज हैं, टोटल किया आपने, 10 से डिवाइड कर दिया, 41.7, सबसे आसान तरीका। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, मार्क्स दे दिए, उसको मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स निकालो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारा एन ही होता है और ये भी सिंपल फॉर्मूला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ गई आपकी कंटिन्यूअस, अब x तो है नहीं यहाँ, तो x हम कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट दोनों का अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2, वो आपका x आ जाएगा। फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ सेम निकालना है आपने, देखो मिड पॉइंट निकाल लिया, f से मल्टीप्लाई करो और फिर सिंपल वैल्यू निकालो, ये भी इजी है आपका। अब यहाँ पर x बार दिया हुआ है 20 टर्म्स का 35, जैसे अभी हमने कहा था ऊपर की एक भी ऑब्जर्वेशन छूट गई या गलत आ गई तो फिर वो हमारा वैल्यू गलत हो जाती है, उसको हम ठीक कैसे करेंगे। उसके बाद हमें पता चला कि 2 टर्म्स थी 42 एंड 32, उनको हमने गलती से 46 और 39 पढ़ लिया। अब कैसे करेक्ट निकालोगे, हमारा देखो x बार का सिंपल फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय f। f हमें पता है, n हमें पता है 20 है, उसकी एवरेज 35 है जो गलत निकली है, तो पहले उसका टोटल निकाल लो। टोटल कैसे आएगा, 35 इंटू 20 700 आ गया। अब हमने गलत क्या लिया था वो माइनस कर दो, गलत क्या था हमारे पास 46 और 39, तो रॉन्ग वैल्यूज को हम माइनस कर देंगे, उनकी जगह राइट वैल्यूज को एंट्री दे देंगे 42 एंड 34। मतलब आपके घर कोई गलत पर्सन घुस गया, आना किसी और ने था, गलत वाले को निकाल लो, सही वाले को एंटर करो और फिर दोबारा से 20 से डिवाइड कर दो। है इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। The mean of wages in the factory is 100 workers, of 100 workers is 720.
द मीन वेज ऑफ 30 फीमेल्स है आपकी दी हुई 650। अब आपको मेल की निकालनी है। अब कंबाइंड वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर वर्कर्स 100 हैं, उसमें 30 फीमेल हैं, तो मेल कितने हुए? 70 हुए ना। यस मैम। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले 100 का टोटल निकाल लेंगे। 100 इंटू 720, 72000 आ गया, 72,000 आ गया। टोटल सैलरी हम उनको दे रहे हैं 72,000। यस मैम। ठीक है। उसमें मेल को हम कितनी दे रहे हैं? 650 इंटू 30। कितना आएगा 650 इंटू 30? देखो कितना आएगा, बताओ कैलकुलेट करके। 19,500। Yes, ठीक है। ma'am. अब यस मैम। 19,500 हम फीमेल्स को दे रहे हैं 72,000 में से। तो बाकी पैसा हम किसको दे रहे हैं? मेल्स को दे रहे हैं 52,500। यस मैम। यस। और मेल कितने हैं हमारे पास? 70 हैं। तो 70 से डिवाइड कर दो, एवरेज सैलरी आ जाएगी मेल पर, मेल की। है कोई इसमें मुश्किल? नो मैम। No, नो ma'am. गुड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग टेबल गिव्स अ लाइफ टाइम आवर्स ऑफ 400 ट्यूब्स ऑफ ए सर्टन, फाइंड द मीन लाइफ टाइम। अब देखो, अब ये लेस देन वाला क्वेश्चन आ गया, इसको हमें कंटिन्यूअस में बनाना है। लेस देन 300 मतलब 0 से 300 ले लें, ठीक है। देन 300 से 400, 400 से 500, इस तरह आपकी क्लास इंटरवल बन जाएगी। और लेस देन 300 में तो 0 आ गया, 300 से 400 में 20 आ जाएगा। ये बात समझ आई? यस मैम। और 400 से 500 में? मैम हाँ जी, समझ नहीं आया करना। देखो बेटा, वो कह रहा है कि आपके पास जो 300 घंटे से कम बल्ब कोई चले, ऐसे बल्ब 0 है। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है ही नहीं कोई ऐसा बल्ब जो 300 से कम आवर्स चले। ठीक है, यस मैम। समझ आई आपको? अब 300 यस से मैम। 400 घंटे चलेगा जो भी बल्ब चलेगा। तो 300 से 400 घंटे जो बल्ब चलते हैं वो बल्ब हैं 20 आपके। ठीक है, ठीक है, ये बात आगे होगी क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब 400 से 500 कितने बल्ब या ट्यूब्स जो भी हैं, वो कितनी ट्यूब्स चलेंगी? देखो, लेस देन 500 60 है, लेस देन 400 20 है। तो 400 से 500 के बीच कितने चलेंगे? 40 हो गए ना। अभी मैंने आपको लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन भी करवाया था बेटे, उसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना। देखो बच्चे, मैं ये कहती हूँ कि आप ट्यूब्स लेके आए घर, 400 ट्यूब्स लेके आए। इमेजिन करो आप अपने घर में 400 ट्यूब लाए, या अपने किसी भी बिल्डिंग में आपने 400 ट्यूब लगाई। उसमें से 300 घंटे तो हर ट्यूब चलती चलती है, कोई ऐसी ट्यूब नहीं है जो 300 घंटे से पहले खराब हो जाए। 400 से कम 20 ट्यूब चलती हैं। इसका मतलब जो वो 20 ट्यूब्स हैं वो 300 से 400 के बीच में चलेंगी, क्योंकि 400 से कम तो कुछ, 300 से कम तो कुछ आई नहीं। ठीक है। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। अब 500 से कम, 500 घंटों से कम जो ट्यूब्स चलती हैं वो है 60, और 400 से कम चलती हैं 20। तो इसका मतलब 400 से 500 घंटे के बीच में 40 ट्यूब चलेंगी ना, 60 में से 20 लेस करके। यस मैम। फिर 500 से 600 में कितनी आएंगी? 116 माइनस 60, 56 आ जाएंगी। 56. Yes, ma'am. ठीक है। 7 से 600 में फिर इनका डिफरेंस ले लोगे आप, 194 माइनस 116 का। ये बात समझ आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. यही टेबल हमने बनानी है, उसके बाद उसकी एवरेज निकाल लेंगे। देखो आपका, इसने नंबर ऑफ ट्यूब्स ली, पहले हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली 20 40, ये 300 से 399 तक ले लिया इसने, चलो 400 तक नहीं लिया, 400 से 499 ले लिया, ये सब बना लिया क्लास इंटरवल।
फिर हमें इसकी मिड वैल्यू लेनी है जिसको हम m बोलेंगे। मिड वैल्यू निकालनी है, अपर लिमिट, यहां तक का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये मैंने आपको निकालना बता दिया। आगे हमने कैलकुलेशंस करनी है। पहले इनकी मिड वैल्यू लेनी है, 300 + 399 डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी मिड वैल्यूज आ गई सारी। यस मैम। अब हमने लेना है डी। डी हम कब लेते हैं? अब देखो, अगर हम इसको, पहला तरीका है आप इसको सीधा 20 से मल्टीप्लाई करो, इसको 40 से, इसको 46 से। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि डेसिमल्स में आ रही है वैल्यू। तो हम इसमें से किसी एक को एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, वो ऑलमोस्ट सेंटर में लेते हैं। तो सेंटर में क्या आ रहा है हमारा? या तो 70, सॉरी, या तो ये वाला है सेंटर में, या ये वाला है, क्योंकि इससे ऊपर भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है। तो इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। तो इसने 749.5 को एज्यूम्ड मीन ले लिया। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस मैम। फिर हमें निकालना होता है डी। डी होता है m मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन, या फिर x माइनस एज्यूम्ड मीन हम ले सकते हैं। तो मिड वैल्यू ये है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ये -400 आ गया। जब 449 में से इसको माइनस करेंगे, -300 आ गया, -200, -100, 0, 100, 200, 300। ये बात समझ आ गई? डी कैसे निकाला? यस मैम। अब इसको हम थोड़ा और शॉर्ट में लेके आते हैं। डी अपॉन उसकी मिड, वो जो विड्थ थी, विड्थ क्या है इसकी? 100 है। हमने क्लास बाउंड्रीज का कहा था ना डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस 349.5 और 449.5, इनका आपस में सबका डिफरेंस 100 का है। देखो आ रहा है ना 100 का डिफरेंस सब में। यस मैम। तो 100 से डिवाइड कर दो, -4, -3, -2। अब कितनी आसान हो गई ना आपकी वैल्यूज, 2, 3, 4। इसको तो मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करना आसान है ना, फ्रीक्वेंसी एफ डी डैश आ जाएगा आपका। देखो, -4 × 20 -80, -3 × 40 120, -2 × 56 112। ये वैल्यूज आ गई आपकी। क्लियर है? यस मैम। अब आपने इन सबको करना है ऐड, माइनस वालों को और प्लस वालों को। जब आप सबको करोगे, माइनस वालों को अलग, प्लस वालों को अलग, तो देखोगे कौन सा ज्यादा आ रहा है। आपकी वैल्यू आएगी -145। ये भी निकाल लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। अब सब अपनी अपनी नोटबुक में फॉर्मूला लिखो। कौन सा फॉर्मूला लिखना है हमने? देखो, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ये है स्टेप डेविएशन मेथड आपका, ये वाला फॉर्मूला। मैं वापस आ रही हूँ, ये वाला देखो। ए प्लस, ए क्या था हमारा? एज्यूम्ड मीन 749.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना आया? -145, यस मैम। और अपॉन सिग्मा एफ है हमारा 400 इंटू आई है हमारा 100। ये बात समझ आई? इसमें कोई डाउट है किसी को? नो मैम। किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई। नो मैम। गुड, ठीक है। तो यहाँ तक आप आज क्वेश्चंस करो, इसको अब अपने हाथ से भी करना है आपने। अगला क्वेश्चन जो है, एवरेज वेट दिया हुआ है आपको, ये मैं कल करवाऊंगी क्योंकि इसमें हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, हम कल करेंगे। अभी आप मैडम 6 मैं जी सर। बोलिए। मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ, आप बोल दीजिए पहले।